सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अध्याय 1, जिसका शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी, इसके अभ्यास की यानी प्रश्न और उत्तर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न 1 की। प्रश्न 1 को सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रश्न 1 में लिखा हुआ है कि भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। इसका यह अर्थ है दोस्तों कि हम जानते हैं कि भारत में हर 10 वर्षों के दौरान जनगणना होती है और इसमें से हर बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण भी किया जाता है। तो हमें पालमपुर से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको आधार बना करके ये जो तालिका हमें दी हुई है इसको भरना है ना। तो देख लेते हैं पहले प्रश्न को कि कौन कौन सी चीजें हमें यहां पर दी गई है। क नंबर पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले अवस्थित क्षेत्र के विषय में। फिर ख नंबर पे हमें दिया है यानी दूसरे नंबर पे गांव का कुल क्षेत्र, ये भी हमें भरना है। फिर ग नंबर पे दिया हुआ है भूमि का उपयोग, वो भी हेक्टेयर में, कि कौन सी भूमि किस उपयोग में लाई जा रही है। फिर एक छोटी सी तालिका आप यहां पर देख रहे हैं, भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, हमें सिंचित और असिंचित को यहां पर भरना है। इसके बाद में चौथे स्थान पर हमें बताना है सुविधाओं के विषय में। अलग अलग जानकारियां हमें यहां पर भरनी है, जैसे कि देखिए शैक्षिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली पूर्ति, संचार और निकटतम कस्बा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ये सुविधाएं क्या हैं जिनकी अभी हमने बात करी? सुविधाएं वही हैं जो किसी भी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र को मिलती हैं, वहां पर प्रदत्त होती हैं, है ना, लोगों को, वहां के आम नागरिकों को। तो चलिए, अब जब हमने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से और विस्तार से समझ लिया है तो बात करते हैं इसके उत्तर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अवस्थित क्षेत्र की। तो अवस्थित क्षेत्र की अगर बात करें तो पड़ोसी गांवों और कस्बों से अच्छी तरह से यह जुड़ा हुआ है ना। पालमपुर की बात हो रही है। यह निकटतम छोटा कस्बा इसका जो है, इसके सबसे पास एक छोटा कस्बा जो है वो है शाहपुर, और इसके निकट में जो सबसे बड़ा गांव है वो कौन सा है? रायगंज। आपको याद होगा हमने अध्याय में इसको बड़े विस्तार से पढ़ा, समझा और जाना था, है ना। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न जिसमें हमें गांव का कुल क्षेत्र बताना था। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको उत्तर दिख रहा होगा ये कुछ इस तरह से है, 200 प्लस 50 मतलब प्लस 50 प्लस 26 बराबर से 276 हेक्टेयर। तो इसमें ये जो 200 संख्या को आप देख रहे हैं ये सिंचित भूमि को दर्शा रही है कि इस गांव की कुल सिंचित भूमि 200 हेक्टेयर है। असिंचित भूमि की अगर बात करें तो 50 हेक्टेयर है ना। और 26 हेक्टेयर भूमि वो है जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना। तो कुल कितनी हो गई? 276 हेक्टेयर। फिर ग यानी तीसरे का उत्तर क्या है? भूमि का उपयोग हमें हेक्टेयर में यहां पर बताना था, ये तालिका दी गई थी, है ना। तो इस तालिका में हमने इसको बिल्कुल इसी तरह से क्रम से भर दिया है। सिंचित भूमि कितनी है? हमने भर दिया 200 हेक्टेयर। असिंचित कितनी है? 50 हेक्टेयर। और भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। अब उपलब्ध नहीं है तो फिर किस उपयोग में है? निवास स्थान बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, तालाब है, चारागाह है आदि, है ना। इन सभी के लिए उपयोग में लाई जाती है 26 हेक्टेयर भूमि। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न के चौथे हिस्से की, जिसमें हमें सुविधाओं के विषय में बताना था, है ना। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक सुविधाओं की। तो यहां पर एक उच्च विद्यालय है और इसके साथ में 2 प्राथमिक पाठशालाएं भी यहां पर है ना। चलिए, शिक्षा के बाद अब चिकित्सा की बात करते हैं। तो चिकित्सा में यहां पर हमें यह बताया है कि एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक है निजी दवाखाना यानी प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, अब बात करते हैं बाजार की। तो यहां पर एक सुविकसित बाजार है ना। यहां पर लोग अपने अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को भी बेचने आते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अध्याय के बारे में थोड़ी बहुत याद होगी, जानकारी समझ में है ना, कि हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या देखा था, कैसे लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ों को तैयार करते हैं बाजार हाट में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहरों से सामान लेकर के आते हैं और फिर यहाँ पर बाजार में उन चीज़ों को बेचते हैं और थोड़ा बहुत पैसा जो है कमाते हैं, है ना।
ठीक है, अब बात करते हैं बिजली पूर्ति की। तो पालमपुर के अधिकतर घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। सब में तो नहीं लगे, लेकिन अधिकतर घर ऐसे हैं जहां पर बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, यानी यहां पर बिजली पूर्ति भी पर्याप्त मात्रा में है ना। फिर संचार की बात करते हैं तो सड़कों और परिवहन की एक सुविकसित प्रणाली है। हमने देखा था कि किस तरह से ये जो है गांव से छोटा कस्बा जो इसके पास में है शाहपुर, उससे भी जोड़ती है, और ये सब सड़कें एक दूसरे को लेकर के जाती हैं कहाँ, एक जो बड़ा गांव है पास में रायगंज, है ना, तो वहां से भी ये सड़कें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये तो संचार की बात हो गई। निकटतम कस्बा कौन सा है? शाहपुर। ये हमें हमेशा याद रहेगा। मैं ऐसी उम्मीद करते हुए चल रहा हूं कि मैं जब इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझा रहा हूं ना, तो आपको ये यहीं पर याद भी हो जा रहे हैं। इसके बाद एक बार का रिवीजन आपको इन प्रश्नों के ऊपर एक मजबूत पकड़ दिला देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, अब जब हमने पहले प्रश्न को समझ लिया है तो अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो हम इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं, ये तो हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये प्रश्न समझ में आ जाए। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न के कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम खेती में यानी किसानी में आधुनिक विधियों का प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें अधिक आगतों की भी आवश्यकता होती है। अब आप पूछेंगे कि सर ये आगत का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस शब्द का अर्थ इस प्रश्न के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो है संसाधनों से। ऐसे संसाधन जो क्या करते हैं? उत्पाद तैयार करते हैं या उत्पाद में बदल जाते हैं। तो अब प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा कि खेती की आधुनिक विधियों के उपयोग के लिए अधिक उत्पाद की आवश्यकता, यानी अधिक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए हमें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें क्या किया जाता है? उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें प्रश्न समझ में आ गया है। बिल्कुल। तो अब इसका उत्तर देते हैं। उत्तर की शुरुआत है हां से, कि बिल्कुल ऐसा है। अब आप खुद ही सोचकर जवाब दीजिए। जब हम आधुनिक तकनीकों का सहारा लेंगे तो हमें संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ेगी ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। वो कौन से संसाधन है उसकी बात अभी हम यहाँ पर उत्तर में कर लेते हैं। तो उत्तर क्या बोल रहा है कि हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों को कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए, है ना। यहां पर हमें यह भी बताया है कि HIV बीजों यानी हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं ना, जिनकी सहायता से कम बीज अधिक उत्पादन करते हैं, है ना, इनको क्या होता है ना कि अधिक पानी चाहिए रहता है, और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये सब भी चाहिए। तो किसान सिंचाई के लिए क्या करते हैं? नलकूप लगाते हैं। ट्रैक्टर और भैंसर जैसी मशीनें भी यहां पर प्रयोग में लाई जाती है। HYV बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक के हो गई है। यानी आप समझिए कि ये हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करने से क्या हुआ? उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ गई। पहले कितनी थी? 1300 किलोग्राम। किसकी पैदावार? गेहूं की पैदावार। अब कितनी हो गई है? 3200 किलोग्राम। कितने क्षेत्र में? प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में क्या उपलब्ध है? गेहूं उपलब्ध है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह दूसरा प्रश्न और इसका उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं प्रश्न 3 की। ठीक है, प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 ये है कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह से मदद करी। ठीक है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। प्रश्न तो बहुत ही सरल है कि हमें बस ये बताना है कि जब से बिजली के कनेक्शन अधिकतर घरों में लग गए, बिजली का प्रसार हो गया, तो पालमपुर में जितने किसान हैं उनकी किस तरह से सहायता हुई बिजली के कनेक्शन के द्वारा। उत्तर समझते हैं। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की विभिन्न तरह से मददें की हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसने न क्या किया, पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में मदद करी है।
बिजली का कनेक्शन पर्याप्त मात्रा में मिल गया तो सिंचाई होने लग गई, है ना, मोटर चालू करने लग गए किसान लोग। इससे पहले वो क्या करते थे, रहट के द्वारा सिंचाई करते आए थे, जो कि हम जानते हैं कि एक अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था, है ना दोस्तों। किंतु अब जब बिजली आ गई है, बिजली का कनेक्शन मिल गया है, तो उसकी सहायता से वे अधिक बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से सींच सकते हैं, है ना। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसमें क्या बताया है कि बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते हैं। हम यहाँ पर यह बात जानते हैं दोस्तों कि कोई भी फसल हो, सिंचित भूमि की आवश्यकता होती है, कृषि के लिए भी, है ना। तो जब से बिजली कनेक्शन आ गया है, सिंचाई होने लग गई, और इसी की वजह से किसान जो है अब वो पूरे वर्ष तक के अलग अलग प्रकार की फसलों को अपने खेत में उगा सकते हैं, है ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दिया है, उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता अब नहीं है ना, क्योंकि अब पर्याप्त मात्रा में वो सिंचाई कर पाते हैं, जो कि अनिश्चित और भ्रमणशील थी। क्या, मानसून की बारिश कब होगी कब नहीं होगी पहले से अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, है ना। तो हर बार उस पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन बिजली के कनेक्शन लग जाने से सिंचाई होने लग गई, जिससे कि अब उन्हें इस पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा और अंतिम बिंदु है कि बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों और चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। उदाहरण दे सकता हूं मैं इसका एक, जैसे मिक्सी चलने लग गई होगी, है ना, चटनी या इत्यादि कुछ सामानों को पीसने के लिए। अन्यथा तो सिलबट्टे पर पीसना होता था, हाथ की चक्की से कुछ चीज़ें पीसनी पड़ती होंगी, कम मात्रा में लगने वाला अनाज आदि, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह से मदद की है ना। चलिए, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको ये प्रश्न 3 और इसका उत्तर भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। अब अगर आपका जवाब इसमें हाँ है तो फिर एक और प्रश्न पूछ लिया है, क्यों। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। बड़ा सरल सा उत्तर है, समझिएगा। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि भारत में मानसून की वर्षा अनिश्चित होती है और भ्रमणशील होती है, एक ही स्थान पर नहीं होती, है ना, स्थान पर अलग अलग समय में होती है। तो हम कह लेते हैं कि ये भ्रमणशील है और अनिश्चित है, चूंकि एक समय पर नहीं होती। कृषि के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है दोस्तों, वो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं होती है ना, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर हमारे पास में भूमि अधिक है लेकिन वो सिंचित नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, उस पर खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि फसल को तो जल की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे कम जमीन पर क्या कर सकते हैं, अधिक उत्पादन कर सकते हैं। फिर इसमें वो आधुनिक तकनीकों का भी तो उपयोग कर सकते हैं, जैसे हाइब्रिड सीड्स का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए हैं कि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में मानसून की वर्षा अनिश्चित भी है और भ्रमणशील भी है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कारण क्या है कि यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे कम जमीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो अब आपको प्रश्न 4 भी समझ में आ गया। बात करते हैं प्रश्न 5 की। क्या है प्रश्न 5, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि उस गांव में कुल लोग कितने रहते हैं, कितने परिवार हैं, 450 परिवार हैं। अब सभी के पास में क्या बराबर मात्रा में भूमि होगी क्या? आप कहेंगे जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। और आप ऐसा और दृढ़ता के साथ कह सकते हैं अगर आपने ये अध्याय पढ़ा है तो, वो वीडियो देखा है तो, है ना। तो फिर अलग अलग के पास में अलग अलग भूमि की मात्रा उपलब्ध है दोस्तों, है ना। तो अब हम यहां पर देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन परिवारों की जिनके पास में भूमि नहीं है।
है ना, यानी जो परिवार भूमिहीन है। तो भूमिहीन परिवार कितने हैं 450 में से? 150 हैं, और यहां पर उनका वर्ग भी दिया है जो कि दलित में आते हैं। ठीक है, इनके पास में अपनी भूमि नहीं है। अब ऐसे परिवारों की बात करते हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार हैं, यानी जिनके पास में भूमि तो है लेकिन कितनी है? 2 हेक्टेयर से कम है। तो ऐसे कितने परिवार हैं? ऐसे हैं कुल 180 परिवार जिनके पास अपनी भूमि तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है। अब बात करते हैं 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवारों की। तो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार की संख्या है 95, यानी 95। ठीक है, ये वो परिवार है जिनके पास में 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। अब बात करते हैं ऐसे परिवारों की जिनके पास में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो ऐसे परिवार की संख्या निश्चित कम ही होगी, और वो है 25 परिवार पालमपुर में ऐसे हैं जिनके पास में भूमि 10 हेक्टेयर से भी अधिक है। आप हिसाब किताब करके देख सकते हैं, पूरे परिवार कितने हो गए? 450। ठीक है, चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न 5 भी समझ में आ गया है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6? कि पालमपुर खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? न्यूनतम मजदूरी पहले समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मजदूरों की मजदूरी हम जानते हैं कि सरकार द्वारा एक रेट तय कर दिया है कि कम से कम इतनी मजदूरी हर मजदूर को प्रतिदिन मिलनी चाहिए। लेकिन पालमपुर में ऐसा नहीं है। क्या है पालमपुर में? जो खेतीहर श्रमिक है ना, उनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको एक उदाहरण से भी समझा सकता हूं। पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। क्या है कि मान लीजिए आपको एक काम करवाना है, आप गए मजदूर तलाशने के लिए, आपको एक मजदूर मिला, आपने उससे कहा कि भाई आज दिन भर के लिए तुम्हें मेरा एक ये काम करना है। वो मजदूर ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा साहब, लेकिन इसके लिए मैं आपसे 200 रुपये लूँगा। आपने कहा कि 200 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। उतने में वहीं पर एक दूसरा मजदूर आ गया और वो आपसे कहता है कि वो ये काम 180 रुपयों में ही कर देगा। तो अब आप उस 180 वाले के पास जाने लगेंगे। तभी तीसरा वहाँ आकर कहता है कि वो मात्र 150 रुपये लेगा और आपका काम कर देगा। तो अब आप ऐसे में वो 150 वाले को ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ आप समझ गए? अब उत्तर को समझिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ज़्यादा मजदूरी लेने का प्रयास किया तो बाकी के लोग इससे कम में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया कि आखिर क्यों पालमपुर खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं प्रश्न 7 की। क्या है प्रश्न 7? प्रश्न 7 है अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। ठीक है, खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनिए। ये भी कर लेंगे। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है? ये भी हम पता कर लेंगे। फिर वस्तु रूप में तो नहीं मिलता। क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में है? मुझे दोस्तों उम्मीद है कि इस प्रश्न में छुपे सारे प्रश्नों को हम समझ गए, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में दिए गए हैं ना। अब उत्तर पर बात करते हैं। तो हम यहाँ पर एक सीधा सा उदाहरण लेकर के चल रहे हैं इस उत्तर में कि हमने 2 मजदूरों से, श्रमिकों से बात कर ली है। एक का नाम है राजू और एक का नाम है गोपाल। ठीक, तो हमारे क्षेत्र में राजू और गोपाल 2 खेतीहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 80 से 100 रुपए मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नकद यानी कैश मिलती है, वस्तु रूप में नहीं, है ना। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, है ना। प्रतिस्पर्धा है वहां पर लोगों के बीच में, मजदूरों में। उन्हें कम मजदूरी मिलने के कारण वे सभी कर्ज में डूबे हुए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। ठीक है,
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न 7 भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? प्रश्न क्रमांक 8 है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। मुझे उम्मीद है आप प्रश्न समझ गए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही भूमि है, उस पर हमें उत्पादन को बढ़ाना है। भूमि हमारे पास अधिक नहीं है, जितनी थी उतनी ही है। तो अब इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? हाँ, अगर आपको ये समझाना है तो आप इसके लिए उदाहरण भी दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं उत्तर से। उत्तर क्या क्या है? उत्तर की शुरुआत कैसे हो रही है? उत्पादन बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं? बहुविध फसल प्रणाली, जैसे भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। आप समझ गए कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है? भूमि का एक टुकड़ा है, एक वर्ष की समय अवधि है, समझ लीजिए, अलग अलग फसलें उगा रहे हैं, है ना, तो इसे बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का दोस्तों ये सबसे ज्यादा पॉपुलर यानी कि प्रचलित तरीका है। ठीक है, अब समझिए, पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं। ठीक है, पिछले 15 से 20 वर्षों से दोस्तों कई लोग तीसरी फसल के रूप में आलू को भी उगाते हैं। आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान थे। आपको याद है हरित क्रांति? जरूर याद होगी, है ना। दोस्तों इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, एचआईवी बीज, रासायनिक खादों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। ठीक है, ट्रैक्टर और थ्रेशर का भी उपयोग किया गया यहाँ पर, जिससे जुताई और फसल की कटाई बहुत ही आसान हो गई। दोस्तों उन्हें अपने प्रयासों में सफलता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ करके 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई। और अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार में बेचने के लिए होता है ना। दोस्तों ये जितने भी कारणों को अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, इनसे हमें एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई कि आधुनिक तरीकों का उपयोग करने से पैदावार में तो वृद्धि होती है ना। और पैदावार में वृद्धि भी कितनी हो रही है कि प्रति हेक्टेयर जो पैदावार पहले गेहूं की 1300 किलोग्राम थी, वो कितनी हो गई? बढ़ करके 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। और ये सब कुछ संभव कैसे हो पाया? आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोग से। कुछ एक क्षेत्रों के नाम हमने इस उत्तर में देखे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो किसान थे वो इसका उपयोग कर रहे थे आधुनिक कृषि तरीकों का, और इससे उन्होंने अपनी पैदावार को बढ़ा लिया। तो अब हम समझ गए कि एक ही भूमि अगर है तो उस पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके आखिर कौन से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 क्या कह रहा है? प्रश्न 9 कह रहा है 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर भूमि एक किसान के पास में है, तो अब उसके कार्य क्या क्या है समझिए, उत्तर से ही समझ पाएंगे। भूमि को मापने की मानक इकाई होती है दोस्तों हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए मैं एक चित्र बनाकर बता देता हूं। ये एक भूमि है, ठीक है, वर्ग आकार की भूमि है। अगर आप इसको यहाँ से नापेंगे तो भी ये 100 मीटर निकलेगा, यहाँ से नापेंगे तो भी ये 100 मीटर निकलेगा, यहाँ भी ये 100 है और यहाँ भी ये 100 है। समझ गए आप? तो ये हो गई 1 हेक्टेयर भूमि। अब ये किसान के पास में है, तो एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे समझिए, एक छोटा किसान जानता है कि वह इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों उसे अपने खेत पर काम करने के बाद 40 से 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। यहाँ से उसे 50 रुपए प्रतिदिन मिल जाता है, 40 से 50। यदि वह अपने ही खेत पर खेती शुरू करता है ना, तो ना उसके पास इसके लिए ज़रूरी साधन है, ना ही बीज है,
ना ही खाद है और ना ही कीटनाशक खरीदने के लिए पैसे हैं। एक बहुत छोटा किसान है ये, और इसके कारण उसके पास कोई उपस्कर और कार्यशील पूंजी भी नहीं है। इन सब चीज़ों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी या साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर धन उधार लेना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना रहती है कि वो कर्ज में डूब जाए, जो कि सदैव उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण रहता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि 1 हेक्टेयर की यदि भूमि किसी किसान के पास है तो उसे क्या क्या कार्य करने पड़ते होंगे। भाई ये तो तय हो गया है कि वो अपनी ही इस जमीन पर काम करते हुए अपने 2 वक्त का खाना नहीं जुटा सकता। इसके लिए उसे किसी बड़े किसान के पास कार्य करने की जरूरत है, जहां पर उसे क्या प्राप्त हो जाए, 40 से 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये उत्तर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हम विस्तार से इसीलिए पढ़ रहे हैं इन उत्तरों को समझते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अधिक ज़्यादा समय अपना जो है इन उत्तरों को याद करने के लिए व्यर्थ गंवाएं। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये उत्तर आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे। फिर एक बार का रिवीजन और ये प्रश्न के उत्तर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे अलग हैं, यानी कि भिन्न है? तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले दोस्तों प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि जो मझोले किसान रहते हैं, यानी जो ना ज़्यादा छोटे रहते हैं ना ज़्यादा बड़े रहते हैं, वो बड़े किसानों से कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये छोटे किसानों से किस प्रकार अलग है, क्योंकि इन्हें मझोले कहा जा रहा है, ये प्रश्न है। अब इसके उत्तर को समझते हैं। दोस्तों, हमने आधुनिक कृषि तरीकों के बारे में जाना, पढ़ा, समझा, है ना। उनमें बहुत से धन की आवश्यकता भी पड़ती है। अब मझौले और बड़े किसानों की कुछ अपनी बचत होती है ना। इस प्रकार वो क्या करते हैं, जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरी ओर अधिकतर छोटे किसानों की पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से उनको पैसा उधार लेना पड़ता है, और इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर भी प्रायः बहुत अधिक होती है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। इस ऋण को वापस करने के लिए, इस लोन को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझौले और बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर और प्रश्न समझ में आ गया कि आखिर क्यों मझौले और बड़े किसान कृषि से पूंजी किस तरह से प्राप्त करते हैं और कैसे वे छोटे किसानों से भिन्न है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। ये क्या बोल रहा है कि सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? तो चलिए इसको हम उत्तर से समझते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पढ़ा था तेजपाल सिंह ने ना सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए ऋण देना स्वीकार किया था। यानी अगर वो 100 रुपए देगा तो बदले में अगले महीने उससे 124 रुपए लेगा। सोचिए कितनी अधिक ब्याज दर है, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है ना। तो सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपए प्रतिदिन के दर पर उसके खेतों में काम करने को भी सहमत हो जाती है। सोचिए कितनी कम मजदूरी है ये, 35 रुपए मिलेंगे पूरा दिन मेहनत करने के बाद, है ना। दोस्तों, तेजपाल सिंह के द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय ही अब से बेहतर होती, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि आखिर वो कौन सी शर्तें थी जिससे तेजपाल सिंह को ऋण मिला, और अगर ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्जा मिल जाता तो सविता की स्थिति निसंदेह इससे अलग होती, निश्चित ही अलग होती और बेहतर होती, है ना। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 12 के ऊपर। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 12 कि अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। वैकल्पिक लिखा हुआ है ना। तो चलिए इसको भी क्यों छोड़े दोस्तों, पुराने निवासियों से बात करने पर हमें पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में क्या परिवर्तन हुए
इसके बारे में पता चला, है ना। 30 वर्ष पहले खेती के पुराने तरीके प्रयोग किए जाते थे। किसान क्या करते थे, अपने खेतों को बैलों की सहायता से जोता करते थे उस समय, है ना। और सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं भी उस समय उपलब्ध नहीं थी दोस्तों। वे मानसून की बरसातों पर निर्भर रहते थे, जो कि बहुत ही अनियमित होती है। अभी हमने उसके बारे में ऊपर भी जाना था कि वो जो है बिल्कुल अनिश्चित होती है और भ्रमणशील भी होती है ना। रहट को उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु तकनीक में जब प्रगति हुई तो उसके साथ किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए हैं और एचआईवी बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की सहायता से खेती करने लग गए हैं। यहां तक कि खेतों में ट्रैक्टर और मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसने जुताई और फसल कटाई को और अधिक तेज कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 12 और उत्तर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। क्या पूछ रहा है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए, यानी लिस्ट बनाइए। अब गैर कृषि उत्पादन कार्य यानी जो सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हुए नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं? दुकानदारी है, परिवहन है, मछली पालन, डेयरी, विनिर्माण, दर्जी आदि गैर कृषि उत्पादन कार्य हम सभी के क्षेत्र में किए जाते हैं। हम इनसे भली भांति परिचित है ना। अब बात कर लेते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न क्रमांक 14 की। क्या पूछा जा रहा है इसमें कि गांव में और अधिक गैर कृषि प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो समझिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है ना। हमारे गांव में लगभग 70% लोग कृषि यानी खेती पर निर्भर है, जिनमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों ही शामिल है दोस्तों। किंतु उनकी आर्थिक दशा कैसी है? शोचनीय है ना, यानी इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि जनसंख्या उनकी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि तो स्थिर ही है, जितनी है उतनी ही रहेगी। और जो कृषि क्रियाएं हैं उनमें और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावनाएं अत्यंत कम है दोस्तों, है ना। इसीलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है, ताकि कुछ खेतीहर मजदूरों को उनके काम मिल सके, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षिक कार्य आदि ये सभी गैर कृषि क्रियाओं में आते हैं। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता हो और वे बेरोजगार हो। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायता सिद्ध होगा, यानी कि सहायता करेगा, है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पालमपुर की कहानी के बाद उसके ये प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, इस अध्याय का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी और ये वीडियो दोनों ही आपको बहुत पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा है तो आपसे एक उम्मीद मेरी भी है, हमारी भी है, कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे। किनके साथ? अपने दोस्तों के साथ, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखें, समझ पाए इस अध्याय को, इस जानकारी को। बाकी फिर आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।